एवरीवन, पैरामाउंट एग्रो क्लासेस के डिजिटल मंच पर मैं आपका स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है बेरिलियम का असामान्य व्यवहार। इससे पहले हमने पढ़ा था क्षार धातु में लिथियम का असामान्य व्यवहार। तो वहां उसका कारण पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो बेरिलियम है वहां जो लिथियम था, दोनों का असमान जो व्यवहार है वो एक ही कारण से होता है। वो कारण क्या है आपका कि इनका आकार बहुत छोटा होता है। आकार क्या होता है, अपने वर्ग में सबसे छोटा होता है, विद्युत ऋणता उच्च होती है और आपकी इनकी जो ध्रुवण क्षमता होती है वो अधिक होती है। और यहाँ पर जो आपके डी कक्षक होते हैं उनकी क्या होती है, उपलब्धता नहीं होती है, जो रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं, अपने वर्ग से असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। बेरिलियम और लिथियम दोनों अपने वर्ग से असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं और दोनों का कारण क्या है, समान है कि इनका आकार छोटा, विद्युत ऋणता उच्च, ध्रुवण क्षमता अधिक और उसके अलावा रिक्त डी कक्षक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये असमान जो व्यवहार दर्शाते हैं उनके गुण क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहला गुण, तो बेरिलियम असामान्य व्यवहार दर्शाता है, तो उसमें क्या दर्शाता है कि बेरिलियम ऑक्साइड है वो कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। जबकि आपके अन्य सदस्यों के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। तो क्षारीयता के क्रम की जब हमने बात की थी तो हमने क्या कहा था कि ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीयता क्या होती है, बढ़ती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, BeSO4 जल में विलय है जबकि अन्य सल्फेट जल में विलय नहीं है। क्यों नहीं है, हमने बात की थी जल योजन ऊर्जा की। तो जल योजन ऊर्जा में हमने कहा था कि जल योजन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है, और जल योजन ऊर्जा घटती है। इसके कारण ही आपके जो क्षार मृदा धातुओं के सल्फेट है उनकी विलयता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, कम होती है। तो वर्ग में सबसे ऊपर उपस्थित कौन है, BeSO4, इसलिए ये जल में क्या है, विलय है, क्योंकि इसकी जल योजन ऊर्जा क्या होती है, अत्यधिक होती है, इसलिए जल में विलय। बाकी सभी सल्फेट जल में कैसे होते हैं, अविलय होते हैं। बाकी सभी सल्फेट जल में कैसे होते हैं, अविलय होते हैं। आगे चलते हैं हम। तो देखिए जो आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम है, बेरिलियम और कौन है, मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम आपकी ज्वाला को कोई अन्य ज्वाला है उसको कोई रंग नहीं देते हैं, जबकि अन्य क्षार मृदा धातु है वो क्या करते हैं, ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बेरिलियम जो है वो क्या नहीं बनाता, परऑक्साइड कभी नहीं बनाता। और हमने ऐसे ही क्षार धातुओं में बात की थी तो वहां हमने क्या कहा था कि लिथियम परऑक्साइड नहीं बनाता है, ना परऑक्साइड बनाता है ना सुपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ इस वर्ग में जो बेरिलियम है वो कभी भी क्या नहीं बनाता, परऑक्साइड नहीं बनाता है। ठीक है, फिर क्या है आपके यहाँ संकुल यौगिक बनाता है, कौन बनाता है, Be+2। बेरिलियम जो है आपका वो क्या बनाता है, संकुल यौगिक बनाता है। जबकि इसके अलावा जो अन्य क्षार धातुएं हैं, क्षार मृदा धातुएं हैं, इसके अलावा जो अन्य क्षार मृदा धातुएं हैं वो क्या नहीं बनाती है, आपके संकुल यौगिक नहीं बनाती है। एकमात्र Be+2 है वो क्या बनाता है, आपका संकुल यौगिक बनाता है। फिर उसके बाद करते हैं तो Be3N2 क्या है, वाष्पशील है, जबकि अन्य क्षार मृदा धातुओं के जो आपके नाइट्राइट हैं वो कैसे होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। जैसे कि आपकी बात करें क्या, Mg3N2 की बात करते हैं हम, तो ये कैसा होगा, अवाष्पशील होगा। फिर यहाँ देखिए क्या है कि आपका Be2C ये आपका किससे क्रिया करके, जल से क्रिया करके क्या देगा, मीथेन गैस देगा। कौन सी गैस देगा भाई, मीथेन गैस देता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बाकी अन्य अगर हम बात करेंगे तो वो अलग अलग गैस देंगे। और इसके साथ साथ आपकी अगर मैं बात करूं किसकी, Al4C3 की, किसकी बात करें, Al4C3 की, तो ये भी कैसी गैस देता है, आपके
मीथेन गैस देता है। कौन सी गैस देता है? मीथेन गैस देता है। Be2C ये भी मीथेन गैस देता है और Al2C3 ये भी क्या देता है? मीथेन गैस देता है। इसको काट के कर लेना Al4C3, ठीक है। आपका Mg3C2 क्या देता है? प्रोपाइन देता है और CaC2 क्या देता है? एथाइन देता है। तो देखिए यहाँ Be2C क्या देता है आपको? मीथेन गैस देता है। कौन सी गैस देता है? मीथेन गैस देता है। मतलब देखिए फिर आपका क्या है? Al4C3 भी आपको क्या देता है? मीथेन गैस देता है। जबकि आपका CaC2 मतलब कैल्शियम कार्बाइड क्या देता है? एथाइन गैस देता है। और Mgc3C2 आपको क्या देता है? प्रोपाइन देता है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए बेरिलियम कार्बाइड की, तो बेरिलियम कार्बाइड आपको कौन सी गैस देता है? मीथेन गैस देता है। और आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड भी आपको कौन सी गैस देता है? मीथेन गैस देता है। जबकि आपका कैल्शियम कार्बाइड एथाइन गैस देता है और आपका मैग्नीशियम कार्बाइड क्या देता है? आपको प्रोपाइन देता है। देखिए यहाँ पर जैसे हमने की पढ़ा था क्षार धातु में कि लिथियम किससे? मैग्नीशियम से। लिथियम किससे? मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है। क्या कौन सा संबंध दर्शाता है? विकर्ण संबंध दर्शाता है। मतलब लिथियम और मैग्नीशियम के कुछ गुणों में क्या होती है? समानता होती है। और ये समानता किस कारण से थी? कि यहाँ पर जो लिथियम और मैग्नीशियम है, यहाँ पर इन दोनों का जो आवेश घनत्व है वो लगभग बराबर होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से क्या दर्शाते थे? समानता दर्शाते थे। इसी प्रकार जो बेरिलियम है वो किससे? एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है। किससे दर्शाता है? एल्यूमिनियम से। तो यहाँ पर बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कुछ गुणधर्म क्या होंगे? बराबर होंगे, समान होंगे। तो यहाँ देखिए कि जो बेरिलियम है और एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? बेरिलियम व एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध। तो देखिए यहाँ पर कारण, सबसे पहले कारण तो Be+2 और Al+3 के लगभग समान व छोटे आकार के कारण। इन दोनों का आकार तो छोटा होता है और लगभग आवेश घनत्व इन दोनों पर क्या होता है? बराबर होता है। दोनों की विद्युत ऋणता समान होती है। नेक्स्ट रीजन क्या है? कि दोनों की विद्युत ऋणता क्या होती है? समान होती है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि आपका Be+2 बेरिलियम क्या बनाता है? संकुल यौगिक। कौन से यौगिक बनाता है? संकुल यौगिक बनाता है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम भी क्या बनाता है? आपके संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। Al+3 भी क्या बनाता है? आपके संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। दोनों के दोनों क्या बनाते हैं? संकुल यौगिक बनाते हैं। इस वजह से यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपके समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे देखिए, दोनों के जो ऑक्साइड हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अरे कौन सी प्रकृति के होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ आपके क्षार मृदा धातु में कौन सी धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं? तो कौन से के होते हैं? बेरिलियम ऑक्साइड। कौन सी प्रकृति होती है इसकी? उभयधर्मी। बाकी सभी क्षार मृदा धातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे? आपके क्षारीय होंगे। फिर देखिए यहाँ पर दोनों ठंडे व सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कर अक्रिय बन जाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? अपने ऊपर ऑक्साइड की परत बना लेते हैं। जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम ऑक्साइड की जो परत बना लेंगे किससे क्रिया करके? HNO3 से क्रिया करके। और एल्यूमिनियम है तो क्या बना लेगा? Al2O3 की क्या बना लेगा? अपने ऊपर एक परत बना लेगा, जिसके कारण से ये क्या करते हैं? आपके अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते हैं। क्या बन जाते हैं? अक्रिय बन जाते हैं। क्योंकि अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत बना करके ये पूरी धातु को क्या करते हैं? संरक्षित कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दोनों NaOH से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। NaOH आपका क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों जो धातुएं हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कौन सी गैस देती हैं? हाइड्रोजन गैस देती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों के कार्बाइड जल से क्रिया करके मीथेन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? मीथेन गैस मुक्त करते हैं। दोनों के कार्बाइड, दोनों की तनु HCl के साथ क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जबकि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर
आपके क्या बनती है, ऑक्साइड की परतें बनती है, और आपकी जो धातु होती है वो कैसी हो जाती है, अक्रिय बन जाती है। जबकि HCl से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे देखिए, BeCl2 व AlCl3 दोनों कार्बनिक विलायकों में विलय हैं। कौन से विलायकों में विलय हैं, कार्बनिक विलायकों में। मैंने कार्बनिक विलायकों के लिए आपको पहले भी बताया कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। अरे कैसे होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। तो अध्रुवीय होते हैं, और आपका क्या BeCl2 AlCl3 दोनों इसमें विलय है, मतलब ये दोनों की प्रकृति कैसी है, सह संयोजक है। देखो इन जो आपके क्षार मृदा धातुओं के अन्य जो यौगिक है वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, लेकिन बेरिलियम के यौगिक अधिकांशतः यौगिक कैसे होते हैं, सह संयोजक। और ये सह संयोजक क्यों होते हैं कि बेरिलियम का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए ये आपका क्या बनाते हैं, सह संयोजक यौगिक बनाते हैं। और सह संयोजक यौगिक बनाने के कारण ये कार्बनिक विलायकों में कैसे हैं, विलय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों ही फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है उसमें दोनों किसकी तरह कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। दोनों के हाइड्रोक्साइड, अरे दोनों के हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। मतलब इनकी क्रिया अगर जैसे कि बेरियम आपका हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, और आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों की अगर इसकी क्रिया, दोनों की क्रिया क्षार से कराओगे तो ये अम्ल की तरह कार्य करेंगे, और अगर इनकी क्रिया आप अम्ल से कराएंगे तो ये किसकी तरह कार्य करेंगे, क्षार की तरह कार्य करेंगे। इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। और उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, अगर क्षार से क्रिया कराओगे तो अम्ल की तरह क्रिया करते हैं, और जब आप इनकी क्रिया अम्ल से कराते हैं तो ये किसकी तरह क्रिया करते हैं, क्षार की तरह क्रिया करते हैं। अब देखिए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण आपके सूत्र दिए हुए हैं। क्या, मैग्नीशियम, देखो यहाँ एप्सम लवण, एक आपका लवण होता है क्या, एप्सम लवण, और एप्सम लवण का सूत्र क्या होता है, MgSO4.7H2, MgSO4.7H2। नेक्स्ट है आपका डोलोमाइट, अरे डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3.MgCO3, CaCO3.MgCO3। ये क्या है, आपका अयस्क है, ये क्या है, आपका एक अयस्क है। फिर आपको दिया हुआ है ग्लोबल लवण, कौन सा लवण, ग्लोबल लवण, और ग्लोबल लवण का सूत्र क्या होता है आपका, Na2SO4.10H2, Na2SO4.10H2। फिर आपको दिया हुआ है बोरेक्स या सुहागा, या क्या बोलते हैं इसको, टिंकल बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, Na2B4O7, Na2B4O7.10H2O। अब लिथियम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जो लिथियम होता है वो आपका सबसे प्रबल अपचायक होता है। लिथियम क्या होता है आपका, सबसे प्रबल अपचायक। आपसे पूछा जाए सबसे प्रबल अपचायक कौन है, लिथियम। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन। देखो अपचायक का मतलब क्या होता है कि अपचायक मतलब खुद का तो क्या करे, ऑक्सीकरण करे, और दूसरे का क्या करे, अपचयन करे। अरे खुद का ऑक्सीकरण करेगा, तब ऑक्सीकरण कब होता है, जब तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। तो लिथियम तो क्या है, प्रबल अपचायक, इलेक्ट्रॉन त्याग कर खुद का ऑक्सीकरण करता है और दूसरे तत्व का क्या करता है, अपचयन करता है। जबकि आपका फ्लोरीन क्या है, खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके खुद का तो अपचयन करता है और दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक कहा जाता है। देखो जो लिथियम है एक आपकी कैसी सॉफ्ट मेटल है, कैसी मेटल है, सॉफ्ट मेटल है आपकी, और इसे चाकू से भी आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। अरे आप सोडियम को भी चाकू से काट सकते हो, आप पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हो। इसके यौगिक कैसे होते हैं, सह संयोजक होते हैं, क्योंकि इसके यौगिक सह संयोजक क्यों होते हैं,
पहचान नियम के अनुसार धनायन का आकार जितना छोटा होता है उसमें सहसंयोजक गुण उतने ही अधिक होते हैं। और आपको बताया था कि Li2CO3 क्या होता है, अस्थायी होता है और गर्म करने पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्या बनाता है आपका, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो खोज किसने की थी, ऑर्फ वेडसन ने की थी। किसने की थी, ऑर्फ वेडसन ने की थी। सोडियम की खोज किसने की थी, डेवी ने। सोडियम की खोज किसने की थी, डेवी ने की थी। और आपको बता दूं कि सोडियम जो है अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण आप इसको किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। सोडियम को अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण किस में रखा जाता है, आपके केरोसिन में रखा जाता है। लिथियम भी अत्यधिक क्रियाशील है लेकिन उसे सोडियम की तरह केरोसिन में ना रख करके पैराफिन मॉम में रखा जाता है। लिथियम को किस में रखा जाता है, पैराफिन मॉम में रखा जाता है, क्योंकि लिथियम का घनत्व बहुत कम होता है। उसके कारण से वो किस पे तैरता है, केरोसिन के ऊपर तैरने लगता है, इसलिए उसको केरोसिन में नहीं रख सकते, तो उसे किसे रखा जाता है, पैराफिन मॉम में लपेट कर रखा जाता है। जबकि जो सोडियम है वो भी अत्यधिक क्रियाशील है और उसे कहाँ रखा जाता है, आपके केरोसिन या इसको क्या बोलते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्योंकि ये देखो पानी के साथ तो विस्फोट करता है, ये कमरे के ताप पर सोडियम जो है आपकी पानी से तो क्रिया कर ही लेता है, लेकिन ये आपकी वातावरण में उपस्थित वायु से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके भी क्या करता है, विस्फोट करता है। NaOH क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। NaOH को क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। KOH को क्या बोलेंगे, पोटाश सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश क्या बोलेंगे, कास्टिक पोटाश। और NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर। NaNO3 को क्या बोलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर। KNO3 को क्या बोलते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर। क्या बोलते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर। देखो एक आपकी महत्वपूर्ण चीज होती है फिटकरी। क्या होती है, फिटकरी, जो कि आपके अगर छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उस पे आप क्या करते हैं, फिटकरी क्या करते हैं, लगा लेते हैं, जिसके कारण से आपके रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। उसके अलावा आप फिटकरी का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, फिटकरी का उपयोग पानी के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। फिटकरी को आपके रासायनिक रूप में क्या बोला जाता है, पोटाश एलम। क्या कहा जाता है, पोटाश एलम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2 ये किसका फॉर्मूला है, फिटकरी का। और रासायनिक रूप में से इसको क्या कहा जाता है, पोटाश एलम। कार्य क्या होता है, जल का मृदुकरण करना या आपके रक्त का स्कंदन या थक्का जमाना। नेक्स्ट है NaCl, जो हम लोग खाने के काम में लेते हैं। उस नमक को कॉमन सॉल्ट जो होता है वो NaCl होता है। इसे टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, नमक भी बोलते हैं और कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। फिर है NaCl का जो आपका 28% का जलीय विलयन होता है, उसे क्या कहते हैं, ब्राइन विलयन कहते हैं। देखो जल के अंदर अगर 28% क्या हो, NaCl हो, तो उसे क्या कहा जाता है, ब्राइन विलयन कहा जाता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसे क्या बोलते हैं, मृत धावन सोडा। और क्या कह सकते हैं इसको, मृत धावन सोडा भी कहा जाता है। देखो धावन सोडा क्या होता है, धावन सोडा, तो धावन सोडा होता है आपका Na2CO3.10H2। तो अगर सारा का सारा इसमें से क्या निकाल दिया जाए, जल निकाल दिया जाए, तो क्या बनेगा, मृत धावन सोडा। और वो क्या होता है, Na2CO3। फिर आपका क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे क्या कहते हो आप, सामान्य रूप से किस रूप में मिलता है आपको, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है वो आपका क्या होता है, NaHCO3। खाने में काम में लिया जाता है। खाने में कैसे काम में लिया जाता है, कोई भी स्पंज वाली चीज बनानी हो जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहां क्या डाला जाता है, खाने में आपका मीठा सोडा डाला जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है खाने में डाल करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण, कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण यहाँ पर
उस खाने में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि Na के सामान्य ऑक्साइड क्या होते हैं, एक तो सामान्य ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। जो आपका सोडियम है वो दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, एक तो सामान्य और एक कौन सा, पर ऑक्साइड बनाता है। और आपको मैंने बताया था, घनत्व जब पढ़ाया था कि ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि सोडियम का घनत्व पोटेशियम से ज्यादा होता है। सोडियम का घनत्व हमेशा क्या होता है, पोटेशियम से ज्यादा होता है। फिर है आपका Na2CO3। Na2CO3 को किस विधि से द्वारा बनाया जाता है, साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है, जबकि K2CO3 को साल्वे विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। Na2CO3 जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 उसको साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है, जबकि K2CO3 को आप साल्वे विधि द्वारा नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका Na2CO3.10H2O क्या कहलाता है, आपका धवन सोडा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका NaNH4 डॉट HPO4 4H2O क्या कहलाता है, आपका माइक्रोकॉस्मिक लवण। कौन सा लवण कहलाता है, माइक्रोकॉस्मिक लवण। NaCO3 क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा, इसे ही कहा जाता है। Na2CO3 को कोली ब्लॉक विधि द्वारा भी बनाया जा सकता है। Na2CO3 को कौन सी विधि द्वारा, जो लीव ब्लॉक है उस विधि द्वारा भी बनाया जा सकता है, और साल्वे विधि द्वारा भी बनाया जा सकता है। CaO बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहलाता है, आपका बिना भुजा हुआ चूना। फिर आपका CaOH का होल ट्वाइस, तो ये क्या कहलाता है, भुजा हुआ चूना। जब बिना भुजे हुए चूने की क्रिया किससे कराई जाती है, जल से, तो क्या बनता है आपका भुजा हुआ चूना। क्या बनता है, भुजा हुआ चूना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए BaSO4 को क्या कहा जाता है, आपका बेरियम भोजन। MgO मैग्नीशिया कहा जाता है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, मैग्नीशिया कहा जाता है। MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो इनो या फिर आप कौन सी टैबलेट लेते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्या है, दुर्बल क्षार है। क्या है, एक दुर्बल क्षार। एसिडिटी होने पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की गोलियां ही ली जाती है। फिर नेक्स्ट है U3O8, इसको क्या बोलते हैं, पिंच ब्लेंड। और ये क्या है, यूरेनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है। आतिशबाजी का रंग हरा क्यों होता है, बेरियम के कारण। किसके कारण होता है, बेरियम के कारण आतिशबाजी का रंग हरा होता है। यहाँ बेरियम आएगा, बेरिलियम नहीं आएगा, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला को कोई रंग प्रदान नहीं करते हैं। ये किसी भी रंग द्वारा नहीं जलते हैं, ज्वाला को कोई रंग प्रदान नहीं करते। तो यहाँ आंसर हरा रंग कौन प्रदान करता है, बेरियम। हरा रंग कौन प्रदान करता है, बेरियम। फिर आपके आतिशबाजी को लाल रंग कौन प्रदान करता है, स्ट्रोंशियम। कौन प्रदान करता है, स्ट्रोंशियम। बेरियम को क्षार मृदा धातु नहीं माना जाता। बेरियम को क्या नहीं माना जाता, क्षार मृदा धातु नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, इसके छोटे आकार के कारण ये क्या करता है, अपने वर्ग से असमानता प्रदर्शित करता है। इसीलिए आपके बेरिलियम को क्या नहीं माना जाता, क्षार मृदा धातु नहीं माना जाता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते। ये बात अभी मैंने बताया कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला को कोई रंग प्रदान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योंकि जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम का आकार बहुत छोटा होता है, इस कारण से इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके प्रबल नाभिकीय आवेश द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो जब इनको गर्म किया जाता है तो इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च जो कक्षाएं होती है वहां नहीं पहुंचते, और जब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च कक्षाओं में नहीं जाएंगे तो यहाँ पर ज्वाला का रंग भी दिखाई नहीं देगा। फिर नेक्स्ट है आपका जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। फिर क्या है, POP।
फिर क्या है पीओपी। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है आपका पीओपी, क्योंकि उसमें से 1.5 H2O, ठीक है, 1.5 H2O क्या होता है निकल जाता है और पीओपी का निर्माण होता है। और पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, जिंक और बेरिलियम के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, मतलब कि यह है क्षार के साथ अम्ल की तरह और अम्ल के साथ क्षार की तरह क्रिया करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका संगमरमर, संगमरमर CaSO3, क्या है CaCO3। नेक्स्ट क्या है आपके मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है आपका वो आपका क्या है आपके लिथियम के साथ क्या करता है विकर्ण संबंध दर्शाता है, लिथियम के साथ क्या करता है विकर्ण संबंध दर्शाता है, कौन मैग्नीशियम, ठीक है। और मैग्नीशियम के ये मैग्नीशियम का क्या है ये अयस्क है, तो देखो MgCl2 डॉट KCl डॉट 6H2O, MgCl2 डॉट KCl डॉट 6H2O, इसे क्या कहा जाता है कार्नेलाइट, क्या कहा जाता है कार्नेलाइट। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये क्या है कार्नेलाइट है और ये क्या है क्रायोलाइट है, ये क्या है कार्नेलाइट है और ये क्या है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, किसका अयस्क है एल्यूमिनियम का अयस्क है, कौन क्रायोलाइट। और फॉर्मूला क्या होता है Na3AlF6, फॉर्मूला क्या होता है क्रायोलाइट का Na3AlF6। और ये किसका अयस्क है आपके एल्यूमिनियम का अयस्क है, जबकि कार्नेलाइट किसका अयस्क है मैग्नीशियम का अयस्क है, किसका अयस्क है मैग्नीशियम का। फिर आपका नया है CuSO4 डॉट 5H2O और इसे क्या कहा जाता है नीला थोथा, नीला थोथा किसे कहा जाता है CuSO4 डॉट 5H2O, ये क्या है आपका नीला थोथा। नेक्स्ट चलते हैं, तो देखिए ZnSO4 डॉट 7H2O, इसे क्या कहते हैं आप सफेद होता, अरे ZnSO4 डॉट 7H2 इसे क्या कहते हैं आप सफेद होता। फिर आपका क्या आता है हरा होता, उसका फॉर्मूला क्या होता है FeSO4 डॉट 7H2, FeSO4 डॉट 7H2। देखो सिलिकेट, सिलिकेट क्या होता है आपका SiO4, इसकी -4 की बहुत सारी क्या होती है श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है सिलिकेट की इकाइयां कहा जाता है। SiO2 पे संकरण कौन सा होता है sp3, कौन सा संकरण होता है sp3। देखो SiO2 सबसे पहली बात तो ये आता किस में है, तो देखिए सिलिकॉन किस में आएगा आपका काशी का, यहाँ पर कार्बन वाले ग्रुप में उपस्थित होता है। और KO2 कैसा होता है अनुचुंबकीय होता है, जब हमने क्षार धातुओं की बात की थी तो वहां भी लिखा था कि KO2 क्या होता है अनुचुंबकीय होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये क्या है सुपर ऑक्साइड है, क्या है सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है -12, कितनी होती है -12। सीजियम व रुबिडियम जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, सीजियम और रुबिडियम क्या कराते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, इसीलिए इनको प्रकाश शैल में उपयोग में लिया जाता है। और फ्रांशियम क्या है आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व है, कैसा तत्व है एक रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है सह संयोजक प्रकृति का क्लोराइड है, सह संयोजक प्रकृति का क्लोराइड है। तो फैजान्स नियम के अनुसार हमने क्या कहा था, जैसे जैसे आपके धनायन का आकार बढ़ता है वैसे वैसे आयनिक प्रकृति बढ़ती है। और हमने ये भी पढ़ा था आकार के बारे में कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है बढ़ता है। तो सबसे पहला वर्ग में कौन आता है बेरिलियम, तो सबसे छोटा आकार किसका होगा बेरिलियम का। और बेरिलियम के मुख्यतः यौगिक कैसे होते हैं आपके सह संयोजक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेरिलियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए, प्रयोगशाला में निर्जलीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? प्रयोगशालाओं में निर्जलीकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? CaCl2 का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? निर्जलीकरण के लिए। धावन सोडे का सूत्र है, धावन सोडे का सूत्र है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि धावन सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2। कितने H2 होते हैं? 10H2 होते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका? मृत धावन सोडा। कौन सा धावन सोडा है? मृत धावन सोडा। Na2CO3 क्या है? मृत धावन सोडा। आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम को शुष्क वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। सोडियम को शुष्क वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है शुष्क वायु में जलाने पर? शुष्क वायु का मतलब क्या है? ऑक्सीजन क्या है? अनुपस्थित है। जब ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो वायु में क्या उपस्थित होगी? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के संयोजक, यहाँ नाइट्रोजन कहाँ दिख रहा है आपको? तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा? Na3N। Na3N। यहाँ पर आपके क्या है कि Na3N लास्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। इन सब में तो क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है और यहाँ क्या है? नाइट्रोजन है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? Na3N। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था।